नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात बिहार की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महिला डॉक्टर नुसरत के चेहरे से बुर्का यानी हिजाब हटाने की कोशिश करना अब बड़ा विवाद बन गया है। दरअसल नीतीश को पाकिस्तान से धमकी मिली है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनके पक्ष में उतरते हुए कहा कि नीतीश ने हिजाब हटाकर सही किया। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने कोई गलती नहीं की। नियुक्ति पत्र लेने वाली महिला चेहरा क्यों नहीं दिखाएगी? ये भारत है, ये कोई इस्लामिक देश नहीं है। पासपोर्ट या एयरपोर्ट पर तो सभी चेहरा दिखाते हैं। नीतीश ने अभिभावक की तरह व्यवहार किया। जब गिरिराज को बताया गया कि महिला डॉक्टर अब नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहती और मानसिक आघात के कारण बिहार छोड़ चुकी हैं, तो उन्होंने कहा कि वो नौकरी करें या जहन्नुम में जाएं। उनके इस बयान पर अब सियासी बवाल भी मचा हुआ है। कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। तो लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। तो वहीं कई मशहूर हस्तियों ने नीतीश कुमार के इस व्यवहार की आलोचना की। इस मुद्दे पर लेखक गीतकार जावेद अख्तर ने भी खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने लिखा है दरअसल सोशल मीडिया के जरिए कि जो लोग उन्हें थोड़ा भी जानते हैं वो ये समझते हैं कि वो पर्दा प्रथा और उसके पारंपरिक विचार के खिलाफ रहे हैं, लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि वो किसी मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ किए गए इस तरह के व्यवहार को सही ठहराते हैं। इस घटनाक्रम की सख्त निंदा करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि नीतीश कुमार को उस महिला से बिना किसी शर्त के माफी मांग लेनी चाहिए। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बयान देते हुए कहा कि उन्हें क्या जरूरत थी कि वे किसी औरत के कपड़ों को हाथ लगाएं। नीतीश कुमार को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उस महिला डॉक्टर से माफी मांगनी चाहिए। पहले तो एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान औरत थी, हिजाब था। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहां पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पर वो हाथ लगाए? उसके बाद किसी मुसलमान औरत के हिजाब को इस तरह उतारना, यहां तक कि मैं आज पढ़ रहा था कि वो लेडी डॉक्टर जो है अब अपना ऑर्डर लेना ही नहीं चाहती। वो कहती है वो सर्विस ज्वाइन ही नहीं करेगी। कहीं ना कहीं तो एक तो नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि वो अपने इस फैसले को बदल दें और सर्विस में आके लोगों की खिदमत करें। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर नीतीश कुमार की कहीं पर आलोचना भी हो रही है, तो कई राजनीतिक नेता जो हैं, हस्तियां जो हैं, वो लगातार उनके पक्ष में बोल रहे हैं। इसको लेकर कंचन यादव और इकरा हसन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनवा देते हैं आपको। पिछले 2-3 दिनों में एनडीए के नेताओं ने महिला विरोधी बयानों को लेकर अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, महिला का हिजाब तो खींचते हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं संजय निषाद, वो तो सीधे कहते हैं कि वो तो नकाब ही खींचा था, इधर उधर उंगली कर देता। तो यह मंत्री हैं, यह आपके वोट से जीत कर आते हैं। और एक और मंत्री हैं, बड़बोले मंत्री, नफरती मंत्री गिरिराज सिंह, वो तो आज कहते हैं कि नौकरी करे या जहन्नुम में जाए जब मीडिया उनसे सवाल पूछता है। यह करेंगे बेटी की सुरक्षा, या बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को बढ़ाएंगे? यह सब सिर्फ इनके नारों में है। दरअसल ये सब के सब महिला विरोधी हैं। कायदे से जिनको माफी मांगनी चाहिए थी, कायदे से जिनको इस्तीफा दे देना चाहिए था,
आज वो सब के सब मैदान में हैं और एक बेटी बहुत शर्म की बात है कि आज महिला के सम्मान की बात जो सरकार करती है, इस तरीके से एक महिला जो अपनी मेरिट पे उस जगह तक पहुंची थी जहां उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा था, वहां पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा और इतना वो बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि वो आज बिहार छोड़कर अपने भाई के पास कलकत्ता रहने चली गई हैं। तो ये सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी। पूरे नेशनल मीडिया पे उनको शर्मसार किया गया। तो ये बहुत बड़ी एक घटना है और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज नॉट फॉरगिवेबल। तो माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे। और इससे पहले शहजाद भट्टी जो पाकिस्तान का डॉन है, उसने नीतीश कुमार को धमकी दी थी और ये कहा था कि हिजाब विवाद पर सीएम नीतीश मांगे माफी, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। नीतीश कुमार का मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब हटाने का विवाद अब इंटरनेशनल बन गया है। हिजाब विवाद को लेकर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने सीएम नीतीश को धमकी दी है। भट्टी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो बाद में यह ना कहा जाए कि चेतावनी नहीं दी गई। अच्छा जी, सारे लोगों ने देखा होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ। बाद में ये फिर तुम लोग कहते हो, मेरे ऊपर चीजें लगाते हो कि शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया, वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। कुछ दिनों में माफी मंगवा लो इससे, जो भी इदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी ये तो। शहजाद भट्टी इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने के कारण चर्चा में रहा। भट्टी से जान का खतरा बताते हुए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने दिल्ली की एक अदालत में सुरक्षा की मांग की थी। अब शहजाद भट्टी ने नीतीश पर निशाना साधा है। दरअसल 15 दिसंबर को बिहार में आयोजित सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी दौरान हिजाब पहने एक महिला मंच पर पहुंची, जिसमें दिख रहा है कि नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हुए मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर नुसरत के चेहरे से हिजाब खींच रहे हैं। नीतीश कुमार के पीछे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खड़े हैं और वीडियो में वो मुख्यमंत्री को ऐसा करते वक्त रोकते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार को हंसते हुए देखा जा सकता है। देखिए कैसे जब हिजाब में नुसरत नियुक्ति पत्र लेने आई तो मुख्यमंत्री ने पूछा, ये क्या है? मंच पर खड़े नीतीश कुमार थोड़ा झुके और हिजाब नीचे खींच दिया। अब खबर यह आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया था, उन्होंने बिहार छोड़ दिया है। अब वो कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई हैं। उन्होंने कहा कि अब नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी, मुख्यमंत्री का इरादा जो हो, मुझे तकलीफ हुई, नौकरी नहीं करने का पक्का इरादा कर लिया है। हिजाब विवाद थमता कि इससे पहले ही यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा ही बेशर्मी भरा बयान दिया। उन्होंने कहा, नकाब छू दिया तो इतना क्या हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। ऐसा कहते हुए वो हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। हालांकि उनके इस बयान पर बवाल होने के बाद उन्होंने सफाई दी और कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया और उसे जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि ना तो उनका इरादा किसी समुदाय, महिला या धर्म का अपमान करने का था और ना ही उन्होंने किसी तरह की दुर्भावना में ये बात कही। देखिए, अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है
तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर बता हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलाना यह कहले बने कुछ और ना ही कहला सा ना, चला ये बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो भोजपुरी और हम लोग उसको संभल के हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि बोलना ही होता है। तो ये कोई अपमान नहीं, बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने और विवाद से बचने का लोक प्रचलित तरीका हमारे यहाँ पूर्वांचल में। लेकिन मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने राजधानी लखनऊ के केसरबाग इलाके में तहरीर देकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुमैया राणा ने अपनी तहरीर में लिखा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से एक महिला का हिजाब खींचा, उससे उनके मानसिक दिवालियेपन का पता चलता है। उन्होंने यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ भी शिकायत की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संजय निषाद का बयान भी आपत्तिजनक है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं। तो इसी को लेकर के और उसके बाद आज भाजपा के एक सहयोगी दल जिसके नेता संजय निषाद हैं, उन्होंने कहा, बहुत ही अभद्र बात करी है कि सिर्फ चेहरे पे ही हाथ लगा, कहीं और नहीं लगा, नहीं तो क्या बवाल होता। मुझे लगता है कि ये एक जानबूझकर समाज में रोष व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है। उसी को लेकर के यहाँ पर केसरबाग कोतवाली में मैंने एक तहरीर दी है, मुकदमा लिखवाया है और उस पर जांच करके वो मुकदमा। सीएम नीतीश की इस हरकत पर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ओर के नेता भड़के हुए हैं। नीतीश को देश भर में घेरा जा रहा है, उन पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर निशाना साध रही हैं और उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर बता रही हैं। बहुत अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। किसी को भी, कोई मंत्री हो या ना मंत्री हो, मैं समझती हूँ किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी किसी भी महिला के बारे में, किसी भी धर्म, जाति या किसी भी समुदाय से बिलोंग करती हो, उसके बारे में नहीं करनी चाहिए। और अगर इस तरीके का कोई भी प्रकरण, हालांकि मैंने किसी प्रकार का बयान अभी सुना नहीं है, अगर ऐसा होता है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इधर सुमैया राणा के अलावा बेंगलुरु के वकील ओवेज हुसैन एस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ 0 FIR दर्ज किए जाने और कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में मुख्यमंत्री पर कथित तौर पर एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न, बिना सहमति शारीरिक हस्तक्षेप, महिला की मर्यादा भंग करने, सार्वजनिक अपमान और धार्मिक गरिमा के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल ये कि क्या नीतीश की यह हरकत मुस्लिम विरोधी है या उम्र का तकाजा? क्या उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या करने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जाए, तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक और बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान दिया। दरअसल हुमायूं कबीर की ओर से दिए गए बयान में कहा गया कि यहां बनने वाली मस्जिद पुरानी बाबरी मस्जिद से ज्यादा बड़ी होगी। उन्होंने बताया कि मस्जिद की ऊंचाई 65 फीट से ज्यादा होने वाली है और इसकी चौड़ाई भी पुरानी बाबरी मस्जिद से ज्यादा ही होगी। हुमायूं कबीर 22 दिसंबर यानी सोमवार को अपनी पार्टी का ऐलान भी करने वाले हैं। कबीर का ये कहना है साफ तौर पर कि बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए उन्हें देश और दुनिया भर से भारी चंदा भी मिल रहा है, यानी फंड मिल रहा है। हुमायूं कबीर बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अभी अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के AIMIM नेताओं का ये मानना है कि हुमायूं कबीर के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर उन्हें फायदा हो सकता है। AIMIM के नेताओं का मानना है कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में कबीर की अच्छी पकड़ है, उनका जो वहां पर तबका है पूरी तरीके से उनके साथ है। अब ऐसे में साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर वोट शेयर में इजाफा होने के साथ साथ कुछ सीटें भी निकल सकती हैं। हालांकि हुमायूं कबीर के साथ राजनीतिक गठबंधन करना है या नहीं, इस पर अभी एक अंतिम फैसला ओवैसी ही करेंगे, जो कि बाकी है। आपको ये बताते चले कि बेलडांगा में हुमायूं
हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी, यानी बाबरी स्टाइल्ड मस्जिद की नींव रखी। इधर मस्जिद की नींव रखने का विवाद कोर्ट भी पहुंच गया, अदालत पहुंच गया। प्रस्तावित बाबरी मस्जिद को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है सीधे तौर पर कि जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों से आवश्यक अनुमति के बिना ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया गया। इसके लिए कोई सरकारी अनुमति या इजाजत नहीं ली गई। वो जहाँ वह मॉडल था, जहाँ वो क्या बोले लंबा चौड़ा जो था, वहाँ से ज्यादा हाइट भी होगी, ज्यादा वस्तु भी चौड़ा भी होगी। आप कुछ माप बता रहे थे, कितना हाइट हम बता रहे हैं? वो जो था उसके बारे में 65 फुट और ज्यादा ऊंची होगी। 22 तारीख को भी आपका एक अनाउंसमेंट होने जा रहा है। हाँ, नया पार्टी का अनाउंसमेंट 22 तारीख दोपहर 12 से 1 बजे तक वह ऐलान करेंगे। दादा, वो जो बाबरी मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनाएंगे, अब तक कितने पैसे आ गए हैं, लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है इसमें? 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, और मेटिया जो आया वो भी 1.5-2 करोड़ तो हो गई। कोई ऐसे एनिमल पर्सनैलिटी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो पैसे के लिए? बहुत सारे बोला, वो आ जाएगा काम शुरू होने के बाद। बहुत सारे आदमी हाई कोर्ट जब। तो वहीं आगरा का ताजमहल और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर कोहरे के चलते नजर ही नहीं आ रहा। घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है और अक्षरधाम मंदिर तक नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं प्रदूषण का स्तर भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां प्रदूषण के कारण ठंडक और बढ़ गई है, बदलते मौसम के कारण ठंडक और बढ़ गई है। ये 2 तस्वीरें, एक तस्वीर अक्षरधाम की है तो दूसरी तस्वीर आगरा के ताजमहल। वही ताजमहल और दिल्ली का वही अक्षरधाम मंदिर, जहां पर पर्यटन जो है जो वो लगातार बड़ी संख्या में पहुंचते हैं आगरा में ताज का दीदार करने के लिए। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो आगरा के ताजमहल के दीदार के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। अगर आप दीदार करने के लिए जाएंगे भी तो हो सकता है कि आपकी आंखों को दोनों ही जगहों का दीदार ना हो पाए, और दूसरा आपके स्वास्थ्य पर यहाँ पर जाना एक बड़ा खतरा बन जाए। तो फिलहाल डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि ये जो स्थिति फिलहाल विजिबिलिटी शून्य है, ठंडक बढ़ी हुई है, सर्दी बढ़ी हुई है, इसमें आप घरों में रहे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। फिलहाल अक्षरधाम मंदिर के आसपास का पूरा इलाका आप देखेंगे कि थोड़ी सी कुछ मीटर की दूरी तक तो गाड़ियाँ नज़र आती हैं, लेकिन वहाँ से उसके पार जाने के बाद जो विजिबिलिटी है बिल्कुल शून्य के बराबर या तो बहुत कम हो जाती है। अब ऐसे में होता क्या है कि सड़क हादसे जो है वो भी सामने आते हैं। कुछ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे हो जाते हैं, जहां पर आपने देखा होगी कि एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो टकरा जाती हैं। दूसरी तस्वीर जब आप आगरा की देखेंगे तो यहाँ पर ताजमहल, हालांकि दूर दूर तक ताजमहल का दीदार आपको नहीं होगा, क्योंकि मौसम एक तो मेहरबान है, दूसरा यहाँ पर जो प्रदूषण की मार है वो यहाँ तक नजर आ रही है। दिल्ली में प्रदूषण का आफतकाल है। जहरीली हवा में दिल्ली का दम घुट रहा है। हवा में इस कदर जहर घुला है कि राजधानी खुद बीमार नजर आ रही है, और हालात तो ऐसे हो चले हैं कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि पिछले 3 साल में प्रदूषण की वजह से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसमें इजाफा हुआ है। इससे पहले भी एक रिसर्च में दावा किया गया था कि जहरीली हवा जानलेवा होती जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है और कब आखिरकार दिल्ली को साफ हवा नसीब होगी। रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आसमान में धुंध की मोटी चादर, हवा में घुला जहर और चारों ओर प्रदूषण का कहर। देश की राजधानी में आज भी सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई। दिल्ली ने स्मॉग की चादर ओढ़ ली। घने जहरीले धुएं की चादर में लिपटकर दिल्ली छिप गई। देश की राजधानी की आबोहवा कितनी खतरनाक हो गई, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर रेड अलार्म बजाने लगा। सुबह के वक्त दिल्ली के विवेक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 411,
जहांगीरपुरी में 404, रोहिणी में 399 और आईटीओ पर 398 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में 416, अशोक विहार में 394, नेहरू नगर में 396 और चांदनी चौक में 386 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर पहुंच गया। इसके अलावा पटपड़गंज में 389, पंजाबी बाग में 387 और रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये मीटर चीख चीख कर बता रहा है कि दिल्ली में हवा की क्वालिटी गंभीर हो गई है। हर दिन के साथ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली में ठंड के साथ साथ दिल्ली के प्रदूषण ने भी आम जनता को अब त्रस्त कर दिया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी इंडिया गेट पे स्थित कर्तव्य पथ पे है। मेरे एक और आप पीछे देखेंगे तो ये आसमान में दिखती हुई धुंध ये आपको साफ तौर पे दिखाई दे रही होगी, जिसमें साफ तौर पे चल रहा है पता कि ठंड तो है ही, लेकिन ठंड के साथ साथ दिल्ली का प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि अब जो है दिल्ली में साफ तस्वीर जो है वो भी देखने के लिए दिल्ली वासी तरस रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का बढ़ते प्रदूषण ने दिल्ली वासियों को इस तरह से जकड़ लिया है कि अब आम जनता परेशान भी है और घबराई हुई भी है। दिल्ली की सांसों पर प्रदूषण का ग्रहण लग गया। दम घोटू हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया। जहरीली हवा ने फेफड़ों पर वार करना शुरू कर दिया। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने दिल्ली के लोगों के लिए नई चिंता खड़ी कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली में बीते 3 सालों में कई तरह के कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं। संसद में दिए गए लिखित जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2023 से 2025 तक का डेटा साझा किया। इसमें सामने आया कि दिल्ली में ओरल कैंसर और फेफड़ों के कैंसर के मामलों में साल दर साल तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ओरल कैंसर के मामलों में करीब 5.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं फेफड़ों के कैंसर के मामलों में भी 4.9% की वृद्धि हुई है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट डराने वाली है, दिल्ली की चिंता बढ़ाने वाली है और आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदूषण से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं की बढ़ी है। दिल्ली में महिलाओं में फेफड़े के कैंसर के मामले सबसे तेजी से बढ़े हैं। 2023 में जहां इसके 604 मामले थे, 2024 में यह संख्या 644 हो गई और 2025 में बढ़कर 686 पहुंच गई। वहीं पुरुषों में भी ओरल कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं। 2023 में 2429 मामले सामने आए थे, 2024 में संख्या बढ़कर 2569 पहुंच गई और 2025 में ओरल कैंसर के मामलों की संख्या बढ़कर 2717 तक जा पहुंची। प्रदूषण से कैंसर के ये आंकड़े बयां कर रहे हैं कि दिल्ली की हवा अब जानलेवा हो चुकी है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। लेकिन आम जनता लगातार यही पूछ रही है कि आखिरकार कब वो दिन आएगा जब दिल्ली में सही और सही हवा लेने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि जिन लोगों को जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दिल्ली वासी अब इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ऐसा दिन आएगा जब सांस लेना दिल्ली में आसान हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में दम घुट रहा है, सांसों पर संकट है, हवा में इस कदर जहर है कि राजधानी खुद बीमार नजर आ रही है। और जब प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हालत नासाज हो गई तब देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया। पॉल्यूशन पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए मजबूत लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए। सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है, जरूरी है कि सरकार प्रैक्टिकल और असरदार समाधान अपनाए और मौजूदा उपायों को सही तरीके से लागू किया जाए। सरकार शहरों में ट्रैफिक, मोबिलिटी और किसानों को पराली जलाने से रोकने जैसे मुद्दों पर ध्यान दे। टुकड़ों में उपाय करने से यह संकट हल नहीं होगा। दिल्ली की हवा में सुधार हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। लेकिन सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में ये हालात क्यों बने, कौन इन हालातों के लिए जिम्मेदार है और सवाल ये भी है कि आखिर कब दिल्ली एनसीआर के लोग स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जब पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी के चलते मैदानी क्षेत्रों में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्दी से और ठंड से बचने के लिए कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि वो कानपुर में बने रैन बसेरों में रुकने वाले लोगों को हर तरह की मदद मुहैया करवाएं। सर्दी से बचाव के लिए नगर निगम के रैन बसेरों की जमीनी हकीकत की पड़ताल की न्यूज इंडिया संवाददाता अंकित सिंह ने आपको भी दिखा देते हैं।
पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी भागों में भी देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ लगातार कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन द्वारा हर तरीके की मुमकिन व्यवस्था कराई जा रही है। हम इस समय मौजूद है कानपुर के चुन्नीगंज स्थित रैन बसेरे में। यहाँ पर ये रैन बसेरा है जहाँ पर आने जाने वाले जो लोग हैं इनको फ्री में रहने की सुविधा जो है वो मुहैया करवाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं या सड़कों पे रहने वाले लोग हैं उनको हर तरीके की व्यापक व्यवस्था जो है वो कराई जा रहा है। और न्यूज इंडिया की टीम जो है वो आज यहाँ रियलिटी चेक करने पहुंची है, यहाँ पर देखती है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा करी गई हैं और आम लोगों को किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर दी गई हैं। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कमरा बना हुआ है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको हर तरीके की व्यवस्था जो है वो दी जा रही है। लोग यहाँ पर जो रुके हुए हैं उनको बाकायदे रजाई, कंबल और सारी चीजों की व्यवस्था करवाई जा रही है। उसके साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए केयरटेकर द्वारा लगातार जो यहाँ पर निगरानी है वो की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनको किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो दी जा रही है। भैया कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। किस तरीके की व्यवस्था आप लोग को दी जा रही है? व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। किसी प्रकार के कोई पैसे लिए गए आप लोगों नहीं, से? पैसा वैसा कुछ नहीं लिया गया है। व्यवस्था बहुत अच्छा है, फाइन है और हम लोग का बहुत आराम मिला। अगर बात की जाए पानी और एनएसएससी चीजों की तो उसको लेकर क्या कहना है? पानी सब अच्छा है, पीछे अथी लगा हुआ है ठंडा वाला पानी। आप बाहर से आए हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं? क्योंकि लगातार जो है वो ठंड का कहर दिख रहा है, उसको देखते हुए आप लोग एग्जाम देने आए हैं, तो किस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है? यहाँ तो हम लोग आए तो अच्छा सुविधा मिला, हम लोग को आराम मिला और हम लोग अच्छा से मैंने रह रहे हैं और अच्छा एग्जाम दे रहे हैं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार तो बहुत अच्छा की है, व्यवस्था जो है वो अच्छा किया है। हमारे साथ कुछ छात्र और मौजूद है। भैया आप कहाँ से आए? हम गया से आए हैं, बिहार। बिहार से। क्या पेपर वगैरह लगा हुआ है? हाँ। तो यहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था। तो यहाँ पर जो है वो पब्लिक टॉयलेट भी बना हुआ है, जहाँ पर लोग जो हैं वो जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको हर तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो दी जाती हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्नानागार है जहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो दी गई हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बेसिन है जहाँ पे नल लगा हुआ है और यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सरकार द्वारा उसका हर तरीके का जो ख्याल है वो रखा जा रहा है। और लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके द्वारा दिशा निर्देश दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो रैन बसेरे हैं, जो शेल्टर होम्स हैं, वहां पर हर तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाए। यहाँ पर आने जाने वाले जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर वो छात्र हैं जिनके एग्जाम यहाँ पर लगे हुए हैं, कोई बिहार से है तो कोई राजस्थान से है। यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार रुके हुए हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और हर तरीके की जो सुविधा है वो उनको दी जा रही है। अब न्यूज इंडिया की टीम जो है वो शहर के अन्य रैन बसेरों में चलेगी और वहां का रियलिटी चेक करेगी और जमीनी हकीकत जो है उसकी पड़ताल करेगी। झारखंड के रामगढ़ में कुछ ग्रामीण हाथियों का झुंड देखने के लिए पहुंचे थे और इसी दरमियान एक आदमी हाथी के चंगुल में आ गया और वो अपनी जान गंवा बैठा। बताया ये जा रहा है कि हाथी के साथ रील बनाने के चक्कर में एक शख्स इसके लपेटे में आ गया। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ग्रामीणों का एक झुंड जो था वो हाथियों को देखने के लिए वहां पर गया था, लेकिन इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। ये पूरा घटनाक्रम जहां हाथी के चपेट में ही एक ग्रामीण, एक शख्स जो था वो आ गया। हालांकि रील बनाने से जो हाथी था वो नाराज़ हो गया, गुस्से में आ गया। हालांकि ये शायद हो सकता है कि किसी ने सोचा भी ना हो कि इस तरह का हादसा या इस तरह का घटनाक्रम हो सकता है, लेकिन एक शख्स को जिस तरीके से देखिए उसने अपनी सूंड में पकड़ घुमाया, उसके बाद दरअसल वो इसके लपेटे में आ गया। हालांकि आपको बताएं कि रील बनाने के चक्कर में ये बड़ा हादसा हुआ है। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।